हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इससे पहले 5 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इन सारे पार्ट्स को मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, तो उसके ऑलरेडी 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग, ये 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो इसका जो है आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आप प्रीलिम्स की तैयारी करे हो या फिर मेंस की तैयारी करे हो, दोनों को ही आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो आप, यूपीएससी, किसी भी स्टेट के पीएससी दे रहे हो या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ऑप्शनल में, उसमें भी स्टूडेंट्स जो है उनको काफी ये मदद करने वाली है। तो अभी तक इंडियन इकोनॉमी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहां पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप लोगों ने हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। स्पेशली इस पार्ट के जो है अलग अलग जो 5 पार्ट है उसको देख लीजिएगा, तभी जो है ये पार्ट आप एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, इकोनॉमी में कुछ भी टॉपिक जब आपको मिले, 2 से 3 बार उस टॉपिक को देखिए, उसके जो वर्ड्स को तोड़ के उसको फ्रेगमेंट करने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एक ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं करता है, एकदम सिंपलेस्ट जो एक बच्चा समझ सकता है, एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं करता है। अभी देखें यहां पे, बैंक जब किसी को लोन देती है तो उसको एसेट मानती है। ओके, एसेट क्यों मानती है यहां पे? ताकि जो लोन दिया है, यहां पे कुछ भी अमाउंट का लोन दिया, वो लोन जो है विथ इंटरेस्ट बैंक को रिटर्न होके आने वाली है। तो बैंक के यहां पे जो एसेट है बैंक ने अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि उस इंटरेस्ट से जो है बैंक की जो यहां पे डेवलपमेंट हो सके। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी देखिए यहां पे बैंक जब अलग अलग कस्टमर हो गया या अलग अलग उनके जो लोन दिए जाते हैं, तो अगर बाय चांस किसी वजह से वो एसेट जो है उसके प्रिंसिपल वैल्यू या उसके इंटरेस्ट जो भी कंडीशन के हिसाब से वो अगर रिटर्न नहीं आई, तो उसको हम लोग यहां पे एनपीए बोलते हैं। अभी एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी आरबीआई के कुछ क्राइटेरिया है। मान लीजिए कि एक बैंक ने किसी को लोन दे दिया है और 90 डेज तक यानी कि 3 महीने तक यहां पे इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ भी नहीं आया है, तो उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा। अभी इस कैटेगरी में 3 कैटेगरी जो है हम लोग यहाँ पे जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में पहला जो है सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि मान लीजिए कि 12 महीने के लगभग होने वाले हैं यहाँ पे, तो 12 महीने के लगभग यहाँ पे होने वाले हैं, उस तब तक कुछ भी जो है एसेट जो है उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कुछ भी नहीं आया, तो उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 महीने से ज्यादा हो गए, यहां पे लगभग 1.5 साल 2 साल होने वाला है, तब तक अगर नहीं आए तो उसको बोला जाएगा डाउटफुल एसेट। और लॉस एसेट मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है यहां पे, यानी कि जो पैसे लेके लोग भाग गए हैं, अभी क्या है कि उनकी वापस आने की गुंजाइश एकदम भी नहीं है, लेकिन
कुछ कुछ तरीके से जो बैंक किसी भी तरीके से थोड़े से यहां पे रिकवरी कर सकते हैं किसी भी एंगल से, तो उसको जो है यहां पे लॉस एसेट बोला जाता है। एकदम सिंपल, जितना हो सके सिंपल तरीके से इसको समझिएगा। उसके बाद जब आप बुक स्टडी करेंगे आपको बहुत ही इजी लगेगी सारी की सारी कॉन्सेप्ट। तो मेरी यहां पे यही कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दूं। यहां पे अगर ऐसा देखें कि बहुत ही डिफिकल्ट कीवर्ड्स मैं यूज करूं, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल अगर दे दूं मैं, तो आपको यहां पे समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमी बोरिंग लगने लगेगी। इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको जो आप जो है मेन जो टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से यहां पे जो है वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसको जो अगर एक एग्जाम्पल से यहां पे सोचने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से बिना रट्टा मारे आप उसको समझ सकते हैं। तो देखिए एक चीज यहां पे, अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स के आप दे सकते हैं, ये 2020 अप्रैल तक की यहां पे जो रिकॉर्ड है। तो देखिए यहां पे एसबीआई के पास लगभग 1,49,000 करोड़ की जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि इतने पैसे जो एसबीआई ने लोन पे दिए थे उसका रिटर्न का कुछ भी बात नहीं आने वाला है यहां पे। पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 73,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का लगभग 69,000 करोड़। तो जितने भी 12 पीएसबी से उनमें लगभग 5,500 करोड़ के आसपास जो है आप देख सकते हैं यहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है लटकी हुई है ये पैसे। प्राइवेट बैंक्स अगर देखा जाए, अलग अलग प्राइवेट, जैसे कि आईडीबीआई हो गई, यहाँ पे यस बैंक, जेएनके बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, 19 अलग अलग प्राइवेट बैंक्स के अगर टोटल मिलाए जाएंगे तो लगभग 2 लाख करोड़। तो दोनों ही बैंक, अगर प्राइवेट बैंक और यहाँ पे जो पीएसबी अगर टोटल काउंट करेंगे तो 7.5 लाख करोड़ की जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। एक आप अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना एक बड़ा अमाउंट है। इतना अमाउंट, अगर सपोज ये अमाउंट जो लटकी हुई है आने का पॉसिबिलिटी है या नहीं वो भी पता नहीं है, तो देश की इकोनॉमी पे उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देश की इकोनॉमी पे कैसा पड़ेगा। मान लीजिए कि इतना जब यहां पे पैसे जो बैंक्सों के लूट गए हैं या लटकी हुई है, तो क्या होगा, बैंक के पास यहां पे कुछ कैपिटल फंड्स होती है, ये कैपिटल फंड डेफिनेटली यहां पे कम होनी जाएगी। यहां पे बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो क्या होगा, यहां पे स्कार्सिटी ऑफ फंड होगी, यहां पे जो फंड होगी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। अभी बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो है बैंक्स की प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग को तो एनपीए प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग कैसे यहां पे उधार देंगे। तो बैंक्स को यहां पे क्या होती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है लैंड करने में, उधारी देने में। तो यहां पे उन लोग भी श्योर नहीं है कि किसको उधारी दे या किसको उधारी ना दे। अभी जो भी शेयर होल्डर्स बैंक के साथ रिलेटेड है यहां पे, उन लोग की भी पैसे लटकी होंगी यहां पे। तो बैंक्स को अभी मार्केट में टिकते रहने के लिए यहां पे क्या, कि सरवाइव करने के लिए यहां पे फाइट करनी होगी, तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि इतने पैसे लटके हुए हैं। किसी को भी अभी बैंक जो है उधार नहीं दे सकती है, एनपीए की क्राइसिस यहां पे चल रही है। और उस टाइम में अगर बैंक ने लोन नहीं भी दिया तो बैंक चलेगी कैसे, उनके जो इतने स्टाफ्स है, इतने जो फंक्शनिंग किया जाता है, उनको पैसे कैसे देंगे, सैलरी। तो सब कुछ यहां पे प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर क्या होगा, यहां पे बैंक ने यहां पे डिसाइड करेंगे कि अभी जो हम लोन देंगे इंटरेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी इंटरेस्ट मान लीजिए कि पहले जो लोन दिया करते थे, पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6% के हिसाब से दे रही थी, अभी ये बढ़ा के कर दिया 10%। अभी जो भी यहां पे उन लोग को लोन लेना होगा, कोई भी उनके कस्टमर 10% के हिसाब से लेना पड़ेगा अभी। यानी कि दूसरों की गलती की वजह से जो नए या फिर जो ईमानदार कस्टमर थे उनको भुगतना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट रेट जब यहां पे बढ़ जाएगा, तो जो भी यहां पे कंपनी हो गई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, यहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंपनी हो गई, तो उन लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रेट से यहां पे जो है लेना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन लोग को लेना पड़ेगा। अभी उन लोग को जो है इतने हाई इंटरेस्ट रेट में जब पैसे लेना पड़ रहा है, तो क्या होगा, उन लोग जो प्रोडक्ट्स यहां पे निकालेंगे उसकी भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी यहां पे। तो उसका इफेक्ट किसको भुगतना पड़ेगा, देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यो मान लीजिए कि पहले अगर 100 रुपए की बिकती थी, अभी ये 130 रुपए की बिकने लगेगी। तो 130 रुपए की बिकने लगेगी, तो क्या होगा, यहां पे इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि चीजों की महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई यहां पे ग्रेजुअली। उसके वजह से यहां पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने लगेगी। यहां पे अलग अलग यहां पे जो है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यहां पे बढ़ने लगेगी, अलग अलग चीजों की यहां पे प्राइसेस बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा, लोग जो है एक पर्टिकुलर सैलरी से पहले गुजारा करते थे, अभी उनको जो है उससे यहां पे कम जो चीजें उन लोग कंज्यूम कर पाएंगे। तो क्या होगा, इससे डिमांड जो है, डिमांड यहां पे डाउन हो जाएगी, पहले जो डिमांड होती थी।
प्राइस की इन्फ्लेशन होगी, लोग इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लोग जो है यहाँ पे ज्यादा खर्च ही नहीं कर पाएंगे, उन लोग के पास है ही नहीं इतने पैसे की इतना हाईली एक्सपेंसिव चीजों को खरीदेंगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और यहाँ पे देश की इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं उस सिस्टम में बिना सोचे समझे यहाँ पे बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर XYZ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सारे के सारे पैसे यहाँ पे बर्बाद हो गए। तो ये बहुत ही इजी तरीका है गवर्नमेंट को दोष देने के लिए, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी हम लोग को खुद से यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए यहाँ पे। देन अगर आप लोग सोच रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हो गई, पहले तो ठीक था यहाँ पे। तो देखिए 2004 से लेके 2009 तक क्या हो गया था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी वहां पे। तो उस टाइम में क्या होता कि अलग अलग जो फार्म्स है उन लोगों ने ये सोचा कि भाई अभी तो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, देश में यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो उस डिमांड को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड है उसका कंजम्पशन भी हो रहा है यहाँ पे। तो फार्म्स ने यहाँ पे क्या किया कि वेरी एग्रेसिवली लोन लेना स्टार्ट कर दिया, कि बैंक को यहाँ पे लोन के लिए अप्रोच किया, बैंक ने भी दे दिया यहाँ पे, भाई आप तो करते रहिए, हमारी ही प्रॉफिट होती रहेगी। अभी क्या क्या है यहाँ पे अलग अलग सेक्टर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करेंगे, अगर रोड्स हो गई, पावर सेक्टर हो गई, यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने लगी। अभी बैंक ने यहाँ पे गलती क्या कर दी कि बैंक ने यहाँ पे जो भी कंपनीज थे या फिर जो भी उनके कस्टमर्स थे, तो उनके फाइनेंशियल हेल्थ को इतना चेक नहीं किया यहाँ पे, अलग अलग कंपनीज के उनके क्रेडिट रेटिंग को चेक नहीं किया। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब वो कंपनी जो बैंक को रिटर्न, अगर पैसे उनके डूब गए तो रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल है उनकी इतनी मजबूती है कि नहीं, रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे, या फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग्स, उन लोग जो रेटिंग्स जो होती है, जो पैसे रिकवरी, उन लोग जो पैसे रिटर्न करते हैं तो उनको कुछ रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, उस रेटिंग पॉइंट कैसी है वो बिना चेक किए हुए बैंक ने भी बहुत ही यहाँ पे भाग दौड़ करते हुए लोन देना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस होती है, मान लीजिए कि कुछ रोड की यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली है, लेकिन उस जगह पे क्या है कि एनवायरमेंटल, ये एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड जोन है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, परमिट नहीं दिया कि आप इस जगह पे जो है रास्ता नहीं बना सकते, परमिट के लिए डिले हो गई यहाँ पे। माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर यहाँ पे लोन लिया गया था तो माइनिंग प्रोजेक्ट डिले हो गए अलग अलग ट्रिब्यूनल की वजह से। अभी गवर्नमेंट की जो ट्रिब्यूनल है या फिर जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, ये थोड़ी ना उन लोग को परमिट दे देगी कि भाई आपने तो लोन लेके रखा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में परमिट नहीं दिया सकता। तो क्या होता है यहाँ पे, जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ पे लिया गया था उसके प्राइसेस यहाँ पे बढ़ने लगती है, यहाँ पे डिमांड जो होने लगती है, डिमांड उसके हिसाब से डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा पाता, डिमांड ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और सप्लाई उसके हिसाब से नहीं हो रही है। फिर क्या होता है यहाँ पे, सप्लाई अगर नहीं हो रही है यहाँ पे चीजों की महंगाई यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है, डिमांड फिर से यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली यहाँ पे पावर, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज भुगतना स्टार्ट हो गया। और जब उन लोग के प्रोडक्शन ही नहीं होंगे, क्योंकि उन लोग को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए यहाँ पे जो है जगह ही नहीं मिल रही है, यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिल रही है, यहाँ पे परमिट मिल ही नहीं रही है, तो उन लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे, अगर प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे तो जो भी लोन लिया था उसको रिटर्न कैसे करेंगे। तो ग्रेजुअली ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है इसके अमाउंट बढ़ते गई। तो देखिए एक स्टोरी की तरह अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजीली इसको समझ पाएंगे, यहाँ पे एकदम इजीली समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो देखिए अभी ये प्रॉब्लम्स तो हो गई, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे। तो पहला इनिशिएटिव अगर देखेंगे हम यहाँ पे सरफेसी एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सरफेसी एक्ट का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अभी पूरा एक्ट यहाँ पे ये काफी बड़ी एक्ट है, तो इसको घबराना नहीं है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ट्रिक है कि इसको पार्ट्स में, हर पार्ट को अलग अलग तरीके से समझिएगा, ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला पार्ट देखें यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो मान लीजिए कि ये बैंक है, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को जो है यहाँ पे लोन दे दिया, 10 सब मान लीजिए कि 1 करोड़,
1 करोड़ का लोन दे दिया। अभी इसके हिसाब से ये कंपनी भी क्या करेगी, कुछ गिरवी रखेगी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, 50 लाख की एक जमीन जो है ये गिरवी रखी यहाँ पे। अभी हो गया इस कंपनी का प्रॉब्लम हो गया, अभी अब पैसे तो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन के हिसाब से बैंक क्या कह सकते, बैंक को तो यहाँ पे पैसे चाहिए। तो बैंक क्या कर सकती है, ये जो जमीन है इस जमीन को यहाँ पे, इस जमीन के अगेंस्ट यहाँ पे बॉन्ड इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो अलग अलग जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं उन लोग जो है यहाँ से जो है डिबेंचर बॉन्ड यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट से खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बैंक यहां पे एक सिक्योरिटी देते हैं कि भाई हमारे पास ये फाइनेंशियल एसेट है, इसकी वैल्यू भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी एक यहां पे फिजिकल एसेट आपके पास ही मौजूद है। तो यहां पे बैंक्स को भी थोड़ा बहुत यहां पे लाभ आती रहेगी। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो सेम केस आप यहां पे एज्यूम कर लीजिए, बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया इसको कि 5 साल में आपको जो है 1 करोड़ विद इंटरेस्ट कुछ भी हो यहां पे ये आपको लौटाना है। अभी ये कंपनी ने बैंक को बोला कि हमारी यहाँ पे तंगी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो बैंक ने उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, ठीक है कि आपको 5 साल में नहीं लौटाने हैं, आपको 10 साल में लौटाना है। और पहले जो हम लोग क्या करते थे, पहले जो हम लोग सपोज मान लीजिए कि हम लोग पहले 10% की इंटरेस्ट लेते थे, अभी 10% की जगह आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट पे देना है, और वो भी 10 सालों में। तो ये भी कंपनी सोची कि भाई ठीक है 10 सालों तक हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट रीपे कर देंगे। तो बैंक क्या कर रही है यहाँ पे, फाइनेंशियल एसेट का रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर दिया जा रहा है। देन तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो यहां पे देखिए बैंक को यहां पे एक पावर दिया जाता है कि मान लीजिए कि उस कंपनी को 1 करोड़ यहां पे उधार दे दिया, उस कंपनी ने 50 लाख का जो जमीन जो है यहां पे गिरवी रखा था। अभी बैंक क्या कर सकती है, ये कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो बैंक यहां पे क्या कर सकती है, जो यहां पे क्रेडिट जो रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होती है या ऐसे जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो उनके सहारे मिलकर ये जो एरिया है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेस वगैरह होती है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी बेच करके बैंक जो है एटलीस्ट 50 लाख का जो है रिकवरी उन लोग कर सकते हैं। 50 लाख गए, डूब गए, तो थोड़ी सी यहां पे रिकवरी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बैंक को जो है लॉस, जितना बड़ा लॉस होने वाला था उतना लॉस नहीं होता है यहाँ पे। तो देखिए ये जो है मेन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रॉब्लम, उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2002 में। तो मेनली यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो प्रोसेस है सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए, यानी कि बैंक ने इस कंपनी को जो लोन दिया उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी रखा था। सिक्योरिटी यानी कि ये 50 लाख की जमीन रखी थी, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। तो इस सिक्योरिटी को यूज करके ही ये किया जा सकता है, यानी कि सिक्योरिटी जब रहेगी तभी सरफेसी एक्ट यहां पे काम करेगी। अगर बैंक ने यहां पे सपोज जवान के भरोसे, सिग्नेचर के भरोसे यहां पे अगर लोन दे दिया, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं हो सकते, तो ये एक्ट वहां पे काम नहीं करेगा। तब बैंक को क्या होगा, यहां पे कोर्ट के पास जाके अप्रोच करने पड़ेगा, सिविल केसेस के डिफॉल्टिंग के केस डालने होंगे। लेकिन उससे सरफेसी एक्ट यहां पे कुछ भी काम करना नहीं कर सकता यहां पे। तो सरफेसी एक्ट यहां पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करती है सीज करने और डिसिस्ट करने के लिए यहां पे। तो देखिए इसके लिए जो है जो सरफेसी एक्ट के हिसाब से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की गई थी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वही करेगी, यानी कि जो भी एसेट्स यहां पे जो है सिक्योरिटी के हिसाब से दिए गए थे, तो उसको जो है बैंक्स को लौटा देगी यहां पे उसके प्राइसेस के हिसाब से। अभी ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर्क्स भी बोला जाता है, तो ये अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर बैंक्स के एसेट्स को एक्वायर करने में मदद करती है। और इसको रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई करती है। अलग अलग प्रोसेस है। तो इन ए नटशेल यही सरफेसी एक्ट है। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से वीडियो बैक कीजिए, फिर से इसको समझिएगा। इजीली मैंने समझाया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष का अब जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके साथ रिलेट मत कीजिएगा, ये एनपीए क्राइसिस से रिलेटेड है। तो यहां पे देखिए जो यहां पे पीजे नायक कमिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से लगभग 2015 में इसको स्टार्ट की गई थी। तो इसमें 7 अलग अलग जो प्रोग्राम है, तो 7 अलग अलग प्रोग्राम्स के बेसिस पे इसको मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया है। तो ये प्रोग्राम जो है इसको ABCDEFG प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो 7 अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग जो लेटर से यहां पे शुरू होती है। तो अलग अलग यहां पे इंद्रधनुष यानी कि 7 प्रोग्राम से, इसके हिसाब से इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया। तो पहला यहां पे प्रोग्राम जो है अपॉइंटमेंट्स। तो यहां पे
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी जो पोस्ट को सेपरेशन के बारे में बात की गई है, ताकि जो बैंक्स की फाइनेंशियल को स्मूथली हैंडल किया जा सके। दूसरा है यहाँ पे बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। तो यहाँ पे देखें, ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले जो पार्ट 5 में डिस्कस किया था। यहाँ पे एक यहाँ पे बोर्ड होती है जो यहाँ पे एडवाइस करती है, रेकमेंड करती है कि कितना फंड यहाँ पे रेज करनी पड़ेगी, अलग अलग बैंक्स की मर्जिंग के बारे में, एक्विजिशन हो अलग अलग बैंक्स के द्वारा। तो ये सब जो है रिकमेंडेशन करना यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी काम होता है। तीसरा जो है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन नाम से ही पता लगता है यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड बात होती है। बट डेफिनेटली एनपीए के क्राइसिस यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो तो बेसल 3 नॉर्म्स, तो बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बैंक के कैपिटल यहाँ पे जो है उसको मेंटेन करने के लिए 70,000 करोड़ जो है प्लान किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट 4 जो बात करेंगे, डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग, तो यहाँ पे डी स्ट्रेसिंग से याद यही समझ सकते हैं कि स्ट्रेस को कम करना। तो स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वहां पे जो एसेट्स है उनको स्ट्रेस को रोकने के लिए यहाँ पे एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको यहाँ पे गठन करने की बात की गई थी, ताकि जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे उसको जो है बैंक रिकवरी कर सकते हैं। एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट के जरिए यहां पे जो है बैंक को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ऑटोनॉमी दी जाती है, या कोई भी जो पीएसबी ज्यादा से ज्यादा मैन पावर उन लोग हायर कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। देन यहां पे जो है जो 6th पॉइंट है, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहां पे बैंक्स को जिस बेसिस पे एसेस किया जाएगा, अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहां पे सेट किए गए थे, उनके बेसिस पे यहां पे बैंक्स की परफॉर्मेंस को यहां पे जो है एसेस किए जाएंगे यहां पे। तो इसके बारे में भी बात की गई थी। देन 7वां पॉइंट यहां पे गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो यहां पे जो है अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की गई थी, जैसे कि ज्ञान संगम कॉन्फ्रेंस। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो बैंकर्स है उनके बीच में यहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है उन लोगों को डिस्कस करने के लिए, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर के अलग अलग पॉलिसीज है उसको करने के लिए, ताकि इसको जो है एनपीए प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। तो 7 पॉइंट्स को लेके मिशन इंद्रधनुष यहां पे स्टार्ट किए गए थे। और यहां पे डिस्कस करते हैं उत्कर्ष 2022। तो देखिए यहां पे गवर्नमेंट ने अलग अलग यहां पे मैकेनिज्म निकाले हैं, अलग अलग यहां पे आइडियाज निकाले हैं कि कैसे जो है एनपीए को यहां पे जो है पूरी तरीके से तो यहां पे रिकवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लॉस को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2002 में यहां पे 2019 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे 3 साल का एक रोड मैप निकाला था। तो ये 3 साल का रोड मैप जो निकाला था, ताकि आरबीआई की जो यहां पे रेगुलेशन और सुपरवाइजर को जो है सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस को यहां पे मेंटेन करने के लिए यहां पे 3 साल के लिए एक प्लानिंग बनाएगी। तो इसका नाम रखा गया था उत्कर्ष 2022, यानी कि 3 साल 2019 से 22 तक। तो उसका नाम उत्कर्ष, यानी कि उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ना है, बट डेवलपमेंट, आगे बढ़ना अच्छी बात है यहां पे। तो उत्कर्ष 22 यहां पे एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है। अलग अलग जो देशों की में भी जो एनपीए की क्राइसिस होती है यहां पे, जो अगर आपने रिसेशन के बारे में सुना होगा तो उसकी ओरिजिन के बारे में भी अगर देखेंगे आप कैसी हुई थी तो उसको भी आपको समझ में आएगा। तो अलग अलग देशों के हिसाब से यहां पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के प्लान के हिसाब से उत्कर्ष की यहां पे डिजाइन की गई थी, ताकि जो भी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म हो या फिर रेगुलेटरी प्रोसेस हो उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ किया जा सके। तो ये मेनली बैंक की एक प्रोएक्टिव रोल जो है, जैसे कि आईएलएनएफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो अलग अलग यहाँ पे जो एनबीएफसी जो थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनके हिसाब से तो यहाँ पे आईएलएनएफ के एक केस स्टडी भी डिस्कस किया था कि देखिए यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की एक जो मॉडल है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे लैंडिंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो क्या होता था कि जब बैड टाइम में यहाँ पे बोरोइंग के जो यहाँ पे जो उन्होंने उधार दे के रखा है उसके पैसे अगर रिटर्न नहीं आएगा, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बोरो कर दिया था, तो वो पैसे उन लोग चुका नहीं पाते हैं। तो बैंक्स को क्या करना पड़ता है, मजबूरी में ऐसे कंपनीज को ज्यादा चार्ज करना पड़ता है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट से अभी हम आपको लोन देंगे। तो क्या होता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ताकि यहाँ पे फ्यूचर में ना हो, तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो इससे पहले जो है आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य के अंडर में एक इंटरनल कमिटी भी आरबीआई ने गठन की थी, जिसके हिसाब से भी अलग अलग प्लान किए गए थे। लेकिन उसके बाद से जो है उत्कर्ष 22 जो है स्टार्ट किए गए थे। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बेसल नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आरबीआई को उनकी रेगुलेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए अलग अलग यहाँ पे पावर दी गई है। यहाँ पे
एक ही पार्ट में अगर सब कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश यही करता हूं जितना इजीली यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आप लोग की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। जब आप उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, मैं जो वेबसाइट में प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर बुक्स, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो इजीली आप कुछ भी एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको हल कर पाएंगे। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, तो ऑलवेज देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। सब कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग यहाँ पे बना देगी यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए रमेश सिंह की या फिर इंडियन इकोनॉमी जो संजीव वर्मा की बुक, दोनों में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई भी एक जो आपको पसंद हो। देन अगर जीएस स्टडीज जो मनोहर पांडे की पेपर 1 आप देख सकते हैं, ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, सब कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक में मिल जाएगी। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑनलाइन आपको उसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिएगा यहाँ पे, जो अप टू डेट अपडेटेड बुक है यहाँ पे, ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो सके, जितने अच्छे से अच्छा नोट मिल जाए। लेकिन पढ़ना ही है आपको स्टैंडर्ड बुक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है पार्ट 7 में बेसल नॉर्म्स डिस्कस करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो है चैप्टर भाई बहुत ही लंबी होती जा रही है, खत्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेन चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। थोड़ी सी यहाँ पे टाइम लग रही है आपको थोड़ा सा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको पहले पूछे जा चुके हैं, और इनको जो है आप बाईपास करके बैंकिंग सेक्टर जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेसल नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।